तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बहुत लोग जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डॉक्टर वैद्यराज शशि जी जुड़ चुके हैं, जो हमारा हम हमारे हमें आयुर्वेद के बारे में ज्ञान देंगे और साथ में हमारे क्वेरीज के कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और साथ में बताएंगे कि कोविड का क्या रिलेशन आयुर्वेद से, हम कैसे उससे बचाव कर सकते हैं, कैसे उसमें हमारी सहायता हो सकती है। और साथ में रवि जी जुड़े हुए हैं, जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, एम्स में है पटना में। और सबको मौका देने से पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं प्रशांत हूँ, बेंगलोर में इंजीनियर हूँ और साथ में एक बेस्ट सेलर बुक का ऑथर भी हूँ, जो रिसेंटली मैंने लॉन्च किया था। तो जस्ट थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये मेरा बेस्ट सेलर बुक है, 7 प्रोडक्टिव सूत्रास। तो मैंने प्रोडक्टिविटी में बहुत सारे बुक्स पढ़े थे, लेकिन जब मैंने आयुर्वेदा, योगा, इन सब पे रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे लगा कि फंडामेंटल्स बहुत मिसिंग है। तो मैंने ये बुक लिखा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अभी तक 5 स्टार रेटिंग चल रहा है अमेजन में। तो इसके साथ मैं इनवाइट करूंगा शशि जी को। अपने बारे में कृपया बताएं और आयुर्वेद के बारे में भी पहले अपने बारे में थोड़ा बताएं, फिर रवि जी को इनवाइट करेंगे। जी जी जी, नमस्कार। मेरा नाम शशि शेखर पाठक है और जैसा कि आज चर्चा है कि आयुर्वेद का जीवन में क्या महत्व है और आयुर्वेद से हम अपने आप को कैसे कोरोना जैसे रोगों से भी बचा सकते हैं, अपने बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा। समय कम है और महामारी है तो महामारी पे ज़्यादा ही चर्चा करूंगा, लेकिन 1 मिनट में मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं खानदानी चिकित्सक हूँ। मेरे दादा, परदादा, छरदादा सब के सब वैद्य थे, काफ़ी प्रसिद्ध वैद्य थे। चूँकि यहाँ पे बिहार से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, तो पटना और गया से जुड़े हुए हैं। पूरे गया जिला आयुर्वेद संघ के अध्यक्ष थे मेरे पिता, स्वर्गीय कविराज हरिद्वार पाठक। गया में टावर चौक पे आरोग्य निकेतन उनका बहुत बड़ा क्लिनिक था और भिन्न-भिन्न तरह के रोगों को लेके लोग आते थे और उससे निदान पाते थे। जब से मेरी आँख खुली, तब से शौकवश, उत्सुकतावश जाके लोढ़ा खल को अपने हाथ में उठा लेता था और दवा को रगड़ने लगता था। तब से हमारी इसके प्रति रुचि, रुझान और साथ-साथ पितृ प्रदत्त ज्ञानों से मैं अपने पिताजी के श्री चरणों से प्राप्त किया। हाँ, रवि जी आप अनम्यूट करके अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सबों को नमस्कार और इस कार्यक्रम में स्वागत है आप सबों का। मैं नवोदय विद्यालय शेखपुरा का प्रोडक्ट हूँ। 12th तक की पढ़ाई वहाँ से करी है और MBBS अहमदाबाद से है और पीजी की पढ़ाई दिल्ली से है। इस वक्त मैं एम्स पटना में एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने से घर पे रेस्ट पे हूँ कोविड की वजह से, बट नेक्स्ट वीक ज्वाइन दोबारा करने वाला हूँ। आयुर्वेद के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। पीछे का कुछ युग भी ऐसा रहा, विदेशी षड्यंत्र भी रहे और हम लोग जिस चीज से बचपन से लाभ लेते रहे हैं वो योगा है, प्राणायाम है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है और ये सब के सब विज्ञान है। इनके बारे में तनिक भी संदेह करना व्यर्थ होगा। ज्योतिष पे लें तो आप देखते हैं आपके पत्रा में लिखा हुआ होता है इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण लगेगा, इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। ये वर्षों से चला आ रहा है, आज भी वही होता है। कभी भी 1 मिनट 1 सेकंड का अंतर नहीं हुआ। तो क्या ये हमारा विज्ञान नहीं है? जब हम जन्म लेते हैं, आप बच्चे को देखिए और बच्चा जो एक्टिविटी करता है वही तो योगा और प्राणायाम है। अगर वही हम अपने जीवन में उतार लें और उसी को करते रहें तो उससे बढ़िया योगा और प्राणायाम कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जन्म से ही हम इसको करते आ रहे हैं, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रही बात आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद से कैसे बचेंगे आप? आपने जब जन्म लिया, हो सकता है आपने जन्म हॉस्पिटल में लिया हो, लेकिन मैंने हॉस्पिटल में नहीं, घर में ही जन्म लिया था और थी नार भी वहीं काटा जाता था।
जाफर का प्रयोग सब लोग जानते हैं, यहाँ पे जायफल लगाया जाता था, जायफल चटाया जाता है। अजवाइन का प्रयोग आप करते रहे हैं, खाना खाने में हल्दी, काली मिर्च, लहसुन, प्याज, सारी चीजों का हम उपयोग करते रहे हैं और ये हमारे शरीर को, हमारे मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाता रहा। तो इसके लिए हमारे मन में जो भ्रांतियां जो पैदा हुई, जो लोगों ने कहा, एक चीज और आता है कि आयुर्वेद की दवा धीरे-धीरे फायदा करता है। मेरे पिताजी कहते थे कि जब चीनी खाते हो तो मीठा तुरंत लगता है, चीनी मीठा लगता है और मिर्च तीखा लगता है खाते के साथ। तो मेरे पिताजी कहते थे कि फिर आयुर्वेद की दवा धीरे-धीरे कैसे फायदा करेगा। कहने का मतलब है कि यदि आयुर्वेद की दवा धीरे-धीरे फायदा करता है, इसका मतलब है कि लैक ऑफ नॉलेज है। कहीं न कहीं रोग पकड़ने में गलती हुई है। और जब तक आप यदि रोग को सही से पकड़ लेंगे, तो आप उसका निदान बहुत तेजी के साथ करेंगे और खाते के साथ फायदा करेगा, देर नहीं कर सकता। मेरे पास इन द सेंस कि आयुर्वेद की किताबों में बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है और मैं इसे अपने निजी जीवन में अनुभव करते आया हूँ। कुछ रोगों के बारे में लिखा है कि ये दवा को मुख में रखते ही कंठ, नाक और गले के रोगों का तत्काल शमन करता है। कुछ दवा के बारे में लिखा है कि कंठ पर्यंत भोजन करने के बाद यदि इस दवा को एक गोली कोई खा ले, तो सारे भोजन को ऐसे पचा कर राख कर देता है, जैसे कूड़े के ढेर को एक माचिस की तिल्ली उसे राख कर देता है। मैं उसे घर में भी यूज़ करता हूँ, लोगों को भी देता हूँ। इतना जल्दी ही फ़ायदा करता है, इसमें कहीं पर कोई संदेह वाली बात नहीं। चक्कर क्या है कि आप दुष्प्रचार के फेरे में पड़ जाते हैं। आप बड़े-बड़े हॉस्पिटल के फेरे में पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब को पता है यदि वो पटना में कहीं एक छोटा-सा क्लिनिक किसी जगह लेके बैठे हैं, तो तब तक उस पेशेंट को बिलीव नहीं होता जब तक ये नहीं लगता कि एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं। उसमें यदि लिखा हो कि एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं, तो वो जो 500 दिया है वो 1000 देने के लिए परेशान है कि नहीं, बहुत बढ़िया है। और छोटे से यही बैठे हुए हैं क्लिनिक में, तो लोगों को 500 लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं सर, 200 रुपया में फलाना करता है। तो ये जो एक माइंडसेट है, इसके परिवर्तन की ज़रूरत है और सही जानकारी के साथ इलाज करने पे रोगों का निदान होता है। और सभी जगह देखिए, अमेरिका में, यूरोप में, झारखंड से स्टार्ट कीजिए और पूरे विदेश में चले जाइए। जहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, अपनी चिकित्सा अपने यहाँ के कंद-मूल फल से ही करते हैं और वो स्वस्थ भी होते हैं और ठीक भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए विज्ञान को भी नकार दीजिए। एलोपैथ का भी अपना महत्व है। डेली रिसर्च होते रहते हैं। दुनिया भर के डॉक्टर इसमें लगे होते हैं और खास करके अभी के टाइम में, कोरोना के टाइम में अपनी जान को जोखिम पे लेके जिस तरह से 24-24 घंटे, 72-72 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, ये सचमुच बधाई के पात्र हैं और अभी इनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। इस बात का एहसान हर लोगों को मानना होगा और हर विपत्ति आफत में, चाहे जिस वजह से भी, आप हर विपत्ति आफत में, सीरियस केस में जब आप दौड़ करके हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहीं से आपका प्राण रक्षा होता है, वहीं से बच के आते हैं। इसको आप नकार नहीं सकते। और जितने भी, माने देखिए, गलत और सही तो सब में होते हैं, पर जितने भी डॉक्टर हैं, मैक्सिमम उनका प्रयास होता है अच्छे लोगों का, रोगी का निदान करें, ठीक करें
जो हमारे पास बेस्ट मेडिसिन है उसे दें। अब दवा बनाने वाले ही नकली दवा दे देते हैं, क्या करेंगे? हॉस्पिटल वाले ही गलत कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं इतना दिन रखना ही है, ये पैकेज है, नहीं तो तुम्हें निकाल देंगे, क्या करें? ये जो नेक्सस है, परेशानी यहाँ है, परेशानी और कहीं नहीं है। अभी कई तरह के विवाद चल रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि डेंगू के बीमारी में मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। मेरे खुद अपने फादर इन लॉ वेदांता के मेडिकल एडवाइजर हैं और रिटायरमेंट के बाद भी 10 साल से उनको कंटिन्यू किए हुए नहीं छोड़ रहा है। हमारे कई साड़ू अपने दिल्ली में डॉक्टर हैं, लखनऊ में डॉक्टर हैं, पटना में भी पोस्टेड हैं, लेकिन फ्रंट पे कोई नहीं कह सकता, लेकिन इस चीज को नकार नहीं सकता कि डेंगू में पपीते और गिलोय के स्वरस को पी के प्लेटलेट्स को बड़ी तेजी से बढ़ाया है, इसे कोई नहीं नकार सकता। तो हम अच्छी चीजों को एडॉप्ट करें, और मैंने सरकार से कई बार रिक्वेस्ट की है, कांग्रेस सरकार से भी, और अभी भाजपा की सरकार बनी इससे भी, चूंकि मुझे तो सरकार से मतलब होता है कि ये जो चीजें बार बार आती है, आयुर्वेदिक दवा जो है रिसर्च बेस्ड नहीं है, तो कब होगा रिसर्च बेस्ड? 70 साल देश की आजादी मिले हुए हो गई, दवाएं सारी लिखी हुई है आयुर्वेद के ग्रंथों में। आप क्यों नहीं रिसर्च करके कह देते हैं ये दवा काम का नहीं है, इसे हटा दो, और ये दवा सही है तो इसको दे दो? अगर इस काम को किए हुए होते, आज यूएसए में एलोपैथिक के डॉक्टरों को आयुर्वेद से एमडी कराया जा रहा है। आपके नीम को, तुलसी को, हल्दी को पेटेंट कराने पे लगे हुए हैं। वो इनके गुणों को समझ रहे हैं, वो इसको जान रहे हैं, वो कह रहे हैं, अभी पढ़ा करके, अभी मेरे डॉक्टर हैं, मेरे पास में ही रहते हैं, मित्र हैं, वो कह रहे हैं वहां कहा जा रहा है कि तुम प्रिस्क्राइब करोगे मेडिसिन, ये फायदेमंद है। तो जैसे जैसे जिस चीज के महत्व को आप समझते हैं, या इवन देखिए कि डॉक्टर साहब कैंसर का ही चिकित्सा करते हैं। पहले कैंसर की चिकित्सा में शायद अभी भी चल रही होगी, मैं अवेयर नहीं हूं, सदाबहार फूल का, उसके एक्सट्रैक्ट से उसके इंजेक्शन बनाए जाते थे, जो इसके रोकथाम के लिए दिया जाता था। आज के डेट में भी कोबरे के विष को इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो आप कहीं अलग से नहीं, हम भी कहीं अलग से नहीं, हम जन्म से ही आयुर्वेद के साथ जुड़े हैं, उन्हीं चीजों को खाते पीते बढ़े हैं। हमारा सिर्फ फायदा ये है कि आपके घर में ही कई चीज रखा होता है जिससे हम इलाज कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक चीज को नोट भी कर लिया जाए और सब लोग अपने अपने घरों में रखें, माने रखा होता है, केवल यूज करने के लिए फ्रंट पे रखना होगा। शहद किचन में रखिए, और जैसे ही किसी चीज से जलते हैं, उस शहद को निकाल के लगाइए। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, लगाते के साथ आपका जलन, दर्द दूर हो जाएगा, कोई फोड़ा नहीं उठेगा। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं अपने ऊपर इसका प्रयोग करते रहा हूं। घर में हमारे सभी भाभी लोग, मेरी धर्म पत्नी उसको यूज करते रही हैं, और रोज दिन रखा ही रहता है फ्रंट पे, जैसे ही लगा उसको लगा लेना। प्योर शहद डॉक्टर साहब? प्योर शहद, प्योर शहद, अच्छा। प्योर शहद, और एक शहद को तो लेके आप रख दीजिए उसे पुराना होने के लिए। मैं खुद बचपन में जब खेल रहा था तो माँ मेरी माड़ पसा रही थी, मैं दौड़ता हुआ गया और जिसमें माड़ ऐसे पसा हुआ था बरगुन्ने में, उसी में गिर गया। और गांव की बात है, इमामगंज मेरा ग्राम है, गया जिला से 40 किलोमीटर। तो मैं उसमें गिर गया तो लोगों ने आवाज लगाया। मेरे पिताजी का मेरे घर के सामने दवाखाना था, उनको जैसे ही पता लगा कि मैं वो माड़ वाले पूरे बरगुन्ने में गिर गया, बहुत छोटा था मैं उस समय, तो दोनों हाथ में शहद की शीशी लिए हुए, वो पुराना भी शहद रखते थे पड़ा हुआ था, दोनों लिए हुए आए और मेरे ऊपर उड़ेलना शुरू कर दिया और उससे पूरा नहला दिया, और बाहर जो है चारपाई पे मुझे सुता दिया गया। वैसे 3-4 घंटा जब पूरे सूख गए
और उसके बाद में स्नान करा दिया, एक फोका एक लहर नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं, इतनी बड़ी मेडिसिन है, इतना बड़ा दवा है आपके पास, आपके घर में पड़ा हुआ, और आपको पता नहीं होता, तब जलने के बाद दौड़ के जाते हैं, आपको जाना पड़ता है, उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, मलहम लगाना पड़ता है, सारी चीजें जो भी। तो ऐसी जो है बहुत सारी चीजें हैं जो आपके घर में उपलब्ध हैं। इवन मकड़ी का जाला जो है वो भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद चीज है। यदि आप कट गए हो तो उस मकड़ी के जाले को लेके और उस पे साट दीजिए, वो बिल्कुल उस पे चिपक जाएगा और आपके जख्म को ठीक करके ही निकलेगा उसको भर के, आपको तकलीफ नहीं होगी। ये सब खुद ही आजमाए हुए चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं। तो यही है आयुर्वेद की, यही विशेषता है। इस समय कोविड के मैंने एक चीज का अनुभव किया है। ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गए, एडमिट हुए, गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, WHO द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सिलिन, जिंक, विटामिन डी, सारी चीजें जो हॉस्पिटल में चल रहे हैं। जिसने या तो पहले से आयुर्वेदिक दवा को साथ में ऐड कर रखा था या ट्रीटमेंट के दरमियान आयुर्वेदिक दवा साथ में ऐड रहा, उनको तकलीफ कम हुई, वो जल्दी रिकवर होके आ गए। जैसे अगर बिगर लिए हुए 10 दिन रिकवरी में लग रहा है, तो लिए हुए 3 दिन में ही बाहर आ गए। इसकी बड़ी फायदा हुई है लोगों को। जो पहले से पीते रहे, एक मेरी खानदानी नुस्खा है रामबाण। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि कुछ दवाओं के बारे में लिखा है कि खाते के साथ मुख में रखते ही नाक, कान और गले के रोग को दूर करता है। वो मेरी दवा 5 बूंद डाल के जैसे ही आप पिएंगे ना, आप इमीडिएट हमें फोन करके बोलेंगे कि बहन जी आपने ठीक कहा था, ये तो रखते के साथ ही ऐसा अनुभव हो रहा है कि ऐसा हो रहा है। हो गया। तो इफेक्ट जो है वो इमीडिएट होता है, लेट नहीं होना है इस इफेक्ट में। और यदि आप लोगों के पास समय हो तो मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि मुझे क्या होता था कि पेट में बड़ा जोर से दर्द हो जाता था। मैं दिल्ली में था और ये बात में तकरीबन 25 साल पहले का बताता हूँ। तो मैं दवा लिखता था, चूंकि जैसा बताया बचपन से जाना हुआ था, तो दवा मैंने लिखा, अपने भतीजे को दिया, वो लेके आता था, आने के बाद में उसे खाए, 1 सप्ताह 10 दिन में ठीक हो जाते थे। लेकिन एक बार जब मैं घर गया हुआ था, गए थे, तो मेरे पिताजी दोपहर में अपना दवाखाना बंद करके खाना खाने के लिए आए हुए थे। उसमें मुझे दर्द उठा तो मैंने पिताजी को कहा, पिताजी बड़े कस के दर्द हो रहे हैं और 2 बार दिल्ली में हो चुका है और मैं फिर बेड से उठ नहीं पाता हूँ जब ये दर्द होता है। तो प्यास बड़ी जोर की लगती है, प्यास इतना जोर से लगता है कि जो बगल में बैठा है उसको भी पानी लाने नहीं बोलते हैं, अपने दौड़ के जाते हैं और पीते हैं, इतना कस के प्यास लगता है। कितना भी पानी पी लें तो संतुष्टि नहीं होता है, फिर पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है और सप्ताह 10 दिन ये दवा मंगा के खाते हैं तो ठीक होता है। सो अब आप दवा मुझे भेज दीजिएगा, अब 1 सप्ताह हम कहीं हिलेंगे नहीं बेड, तो वहां से। और उन्होंने बड़ी भाभी को बोला कि जाइए जरा सा इनको एक कटोरी में चीनी दे दीजिए खाने के लिए और एक गाढ़ा शरबत बना के लाइए। तो उन्होंने तब तक चीनी दे दिया, मैं खाने लगा, वो गाढ़ा शरबत लेके आ गया। मैंने दोनों चीज कर लिया और वो बोले कि ठीक है, अभी हम दवाखाना जाके तुम्हारा दवाई भेजेंगे। और कुछ बातों में उन्होंने लगा लिया। थोड़ी देर में मैं भूल गया कि मेरे पेट में दर्द था, दर्द हुआ नहीं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब तुम तो आराम करो, 1 सप्ताह तो कहीं जाओगे नहीं, तो मैं दवा जाकर के दवाखाने से भेजता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे दर्द नहीं है। कि नहीं तुम तो बोला था 1 सप्ताह कहीं नहीं जाओगे। मैंने बोला नहीं पिताजी दर्द नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अपने भाषा में कि बेवकूफ, अगर रोग नहीं पकड़ोगे तो केवल दवा दोगे क्या? माने तुमने जो दवा दिया, महासंगवटी, कुमारी, असौ, लवन भास्कर, हिमाष्टक चूर्ण मिला के नींबू के साथ, दवा तुमने बिल्कुल सही दिया, लेकिन रोग तो पकड़े ही नहीं। दवा सही था, 1 सप्ताह में ठीक किया। और रोग पकड़ लेते कि तुम्हारा पित्त खराब हो जा रहा है जिससे प्यास लग रहा है,
खराब होते के साथ यदि उसका तुरंत एक भेली किसी के पास गुड़ रखा हुआ हो खा ले, मीठा खा ले, मिश्री का शरबत पी ले, वो उसी समय समन हो जाता है, दोबारा न दर्द होगा, न कोई तकलीफ होगा, न चीजें होंगी। तो बड़ी बारीकी बारीकी चीजें हैं जिसको ऐसे समझा जा सकता है और ऐसे उसका निदान किया जा सकता है। बाकी अब मैं चाहूंगा कि आगे की बात चले, अपने लोग बताएं, फिर जो क्वेश्चन होगा उसका उत्तर दिया जाएगा। सर तो वैद्य जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, प्रशांत बोल रहा हूँ कि कोविड जैसे नया वायरस है, नया बीमारी है, तो हम इसको कैसे अपने आयुर्वेदा से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं और कैसे समझ पाते हैं कि अच्छा इसका ये इलाज होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। कोविड नई बीमारी है, कोविड को वायरस कह रहे हैं, और वायरस को हम आयुर्वेद में विषाणु कहते हैं, और जिसे बैक्टीरिया कहते हैं एलोपैथ में, हम आयुर्वेद में जीवाणु कहते हैं। तो विषाणु की चिकित्सा और जीवाणु की चिकित्सा, ये दोनों ही आयुर्वेद में पहले से लिखे हुए हैं। विषाणु का प्रकार अलग हो सकता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन विषाणु को मारने के लिए प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है आपके पास। वो मेडिसिन है जिसमें पारद मिला हुआ हो, वो मेडिसिन है आयुर्वेद में जिसमें संख्या विष मिला हुआ हो, वो शोधन करके विष मिला हुआ होता है, जो आपको लिमिटेड डोज में नुकसान नहीं करता है। तो जिसमें पारद का सम्मिश्रण हो, जिसमें गंधक का सम्मिश्रण हो, जिसमें मीठा संख्या का सम्मिश्रण हो, जिसमें रसमानिक हो, ऐसी दवाओं का जब समन्वय होगा तो वो विषाणु को मारने में सक्षम होगा, और उन्हीं दवाओं का प्रयोग करना होता है इन चीजों में। दूसरी चीज है, चूंकि अभी इसकी कोई भी दवा नहीं निकली है, रिसर्च बेस्ड कोई मेडिसिन अभी नहीं है, तो लाक्षणिक चिकित्सा होते हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखता है कि आपको कंजेशन बढ़ा हुआ है, हार्ट में कंजेशन है क्या, खांसी सर्दी ज्यादा हुआ पड़ा है क्या, तो सबसे पहले उसकी ट्रीटमेंट में लगते हैं। आपको बुखार ज्यादा परेशान कर रहा है क्या, तो सबसे पहले उसके ट्रीटमेंट में लगते हैं। जो माने आपको सिम्टम है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं इसमें। उसी तरह से आयुर्वेद में भी यही ट्रीटमेंट करना होगा कि जैसे ही खांसी हुआ, सर जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे बुखार हो गया तो उसके लिए महासुदर्शन घनबटी है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि आयुष विभाग ने DS-64 मेडिसिन का इजाद किया है, और वो सबको कह रहे हैं कि DS-64 खाइए, इससे ठीक होंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने पेपर और न्यूज में भी देखा होगा कि एम्स में जितने भी 237 पेशेंट एम्स के आयुर्वेद विभाग में आए, और सब के सब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक होकर के गए, जो ये कोविड के जो पेशेंट थे। और हर्षवर्धन जी ने कहा कि अश्वगंधा और गिलोय जो है वो बहुत फायदेमंद है, उससे रोग दूर करने में, कोविड दूर करने में सहायता मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं, DS-64 5 दवाओं का इन्होंने सम्मिश्रण किया है, और मैं जो महासुदर्शन घनबटी बता रहा हूं उसमें 2500 दवा मिले हुए हैं इन 5 के अलावा। क्वेश्चन था कि अभी जैसे व्हाट्सएप में, फेसबुक में और अन्य माध्यम से हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं। जैसे कि कोई बोलता है नाक में नींबू का रस डाल दो तो ठीक हो जाएगा, या वेपर लेने की बात तो चलती ही रहती है, वेपर और गर्म पानी पीने का। उसके अलावा भी बहुत सारा आंवला लोग खाने लगे, गिलोय खाने लगे। तो आप इसके बारे में आपका क्या राय है? क्या ऐसे खाने से, रैंडम खाने से कुछ ठीक होता है, या फिर ऐसा है ना कि शुरू से कहा गया है कि नीम हकीम खतरे जान, है ना? सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर है? मैं कह रहा हूं नीम हकीम खतरे जान। जैसे लोगों ने बता दिया नींबू का रस डालने, और फिर मैं देखा 2-3 दिनों के बाद में पेपर में ये भी आया हुआ कि नींबू का रस डालने से एक टीचर की डेथ हो गई। चक्कर क्या है कि वो एसिड है। आयुर्वेद में ऐसा प्रिस्क्राइब्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नींबू का रस डाल देना चाहिए नाक के अंदर। यदि उसमें लिखेगा
तो लिखेगा कि उसे नारियल के साथ कितना नारियल के तेल में कितने नींबू के रस पड़ेंगे तो वो जाकर के फायदेमंद होंगे। इसी तरह से एक चीजें चल रही है, कोई कहता है आंवला ले लेते हैं, कोई कहता है गिलोय ले लेते हैं, कोई कहता है एलोवेरा का जूस पी लेते हैं। आप उसको डॉक्टर से राय लीजिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, वो बताएंगे किस मात्रा में कितना दिन लेना है, तभी वो फायदेमंद है। हम किसी चीज को अपनी, खास करके अपने शरीर को कभी भी एक्सपेरिमेंटल मत बनाइए, है ना। बहुत सारे लोग हैं, आप देखते होंगे, त्रिफला खाते हैं, पंचस्कार चूर्ण खाते हैं, उन्होंने एक बना लिया है कि हम ये खाते हैं तभी बाथरूम जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो लोग रेगुलर इसको यूज कर रहे हैं वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जिसमें उनको हॉर्निया हो जाता है, कई तरह के और प्रॉब्लम हो जाते हैं। चूंकि ये सब क्या करते हैं कि आपके नसों को वो फैलाते हैं, तो आपके सिस्टम में कई जगह जो है लूज हो जाता है वो चीजें जहां टाइट रहनी चाहिए। ये बातें लोग नहीं समझते और उसको यूज कर लेते हैं। या किसी डॉक्टर ने लिख, एलोपैथ में भी ये होता है, किसी डॉक्टर ने लिख दिया 5 दिन ये दवा खाना है, अब उस प्रिस्क्रिप्शन को रख लिए, जिंदगी भर जब जरूरत पड़ा तो उसको ले लिए, 5 की जगह 25 दिन खा गए, बीमार पड़ गए, फिर दौड़ के गए। इन चीजों से बचनी चाहिए, मेरा यही राय है। धन्यवाद राज जी। तो मैं सबका अभिवादन करता हूं और बारी बारी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाथ रेज करें और अपना नाम बताएं और फिर क्वेश्चन पूछें। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है? मैं संजीव कुमार हूँ, मुंबई से। जी संजीव जी बोलिए। मेरा ये सवाल था कि मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। मैं आयुर्वेद के द्वारा ये जानकारी लेना चाह रहा था कि जो पाँव में क्रैम्प आते हैं रात को सोने टाइम में बहुत ज्यादा, तो उसका आयुर्वेद में क्या उपचार है? हाँ ठीक है संजीव जी। पाँव में क्रैम्प आता, और कोई प्रॉब्लम है या केवल क्रैम्प आता है? हेलो संजीव जी म्यूट है, म्यूट है संजीव जी। अच्छा, तो संजीव जी फिर नहीं बता पाएंगे कि क्रैम्प? हाँ, सिर्फ क्रैम्प ही आता है, क्रैम्प ज्यादा, क्रैम्प ही आता है, ठीक है। आप जो है सुबह ना एक केला नियमित खाना शुरू कर दीजिए जी। आपका क्रैम्प ठीक हो जाएगा। केला कौन, छोटा वाला या चीनिया केला या सिंगापुरी? चीनिया केला खाइए, सिंगापुरी भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों खा सकते। चलिए धन्यवाद। तो इसका नाम सुदर्शन इसलिए है